स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन क्या हो कि अगर कोई चमकती चीज़ सोना तो हो लेकिन वो डायन का सोना हो। आज का किस्सा कुछ ऐसा ही दिलचस्प लेकिन खतरनाक, खौफनाक है, जो ना ही सिर्फ हमारे इस किस्से के किरदार को बल्कि उसके परिवार की जान तक लेने पर उतर आता है, या फिर यूं कहें कि उतर आती है। जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। और किस्सा है सोनाली का। सोनाली गांव की रहने वाली है, यूपी के गांव के रहने वाली है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी जो नौकरी है वो एक अच्छे से स्कूल में लग जाती है, जो बेसिकली किसी शहर में था। अब उस गांव से शहर की दूरी अमूमन कुछ 15 किलोमीटर की है। इसकी वजह से पहले तो ये बस पर जाती थी, गाँव की बस पर, लेकिन वहाँ पर आपको पता ही है कि भीड़ भड़का, फिर गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बारिशों में दिक्कत हो जाती है। तो बारिशों में तो वैसे बस ही ठीक रहती है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक स्कूटी ले ली। अब ये जो अपना सफ़र है वो स्कूटी पर तय करती थी। आमतौर पर जिस रास्ते से ये आती जाती थी तो कुछ ऐसा नहीं था कि उस रास्ते में कुछ अजीब सी चीज़ हो, लेकिन इनको अचानक एक दिन कुछ नज़र आता है। जब ये जा रही होती हैं, दोपहर का टाइम होता है और सूरज की चमक पूरी अपने अरूज पर होती है। ऐसे में इनकी नज़र अचानक जाते जाते पास की ही झाड़ियों में किसी चीज़ पर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा तेज चमक रही थी। अब जब ये उसकी तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक लॉकेट पड़ा हुआ था। उस लॉकेट पर काफ़ी अजीब से तरीके की आकृति बनी हुई थी। पहले तो देखने में इनको लगता है कि वैसे तो वो गोल्डन थी, लेकिन इनको लगता है कि अब इतनी महंगी चीज़ किसी ने यूं ही थोड़ा फेंकी होगी, ये आर्टिफिशियल होगी। लेकिन ये जब पत्थर से उसको अच्छी तरीके से रगड़ के देखती हैं कि इसका अगर रंग उतर गया तो फिर तो ये आर्टिफिशियल होगी, लेकिन वो असल में प्योर गोल्ड था। बस फिर क्या था, जब इनको ये पता लगता है तो इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो थी भी अच्छी खासी हैवी। अमूमन 1 तोला 10 ग्राम का होता, तो कह सकते हैं कि कम से कम इनके हिसाब से तो वो 7-8 तोले की तो होंगी। इनकी तो लॉटरी निकल आई। लेकिन ये बाद में पता लगने वाला था कि लॉटरी निकली थी या फिर इस लॉकेट से कुछ और निकलना था। अब रास्ते में जब ये आ रही थी तो काफ़ी विचार इनके मन में आ रहे थे। कौतूहल भी था कि इसको बेच के ये चीज़ ले लूँगी, ऐसा ले लूँगी। फिर सोचती हैं कि अपने पेरेंट्स से बात करूँ या ना करूँ। फिर सोचती हैं कि रहने देती हूँ, इसको छुपा के रखती हूँ, जब शादी होगी तो फिर बेच के कुछ लेंगे। काफ़ी कुछ सोचते सोचते इनका घर आ गया। अब ये डिसाइड तो कर नहीं सकी थी कि अभी अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से बात की जाए या ना की जाए। इसलिए ये उस लॉकेट को अपनी अलमारी में रख देती हैं और उसके बाद फिर घर के काम करने लग पड़ती हैं। दिन में काफ़ी समय इनको ख्याल आते हैं कि ये अपनी माँ से बात कर लें कि इनको एक सोने का लॉकेट मिला है। और फिर ये भी आता है कि रख तो वो माँ ही लेंगी, मेरे हाथ में क्या लगेगा। कि अभी कुछ ये डिसाइड कर नहीं पा रही होती हैं और अलमारी से इन्होंने कुछ निकालना होता है। तो जब ये अलमारी खोलती हैं तो ये क्या देखती हैं कि वो लॉकेट वहाँ पर मौजूद है ही नहीं। इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि इनके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो लॉकेट इन्होंने कहाँ पर छुपा के रखा। ये जल्दी से सारे कपड़े निकाल के सारी जो अलमीरा है उसका एक एक कोना छानना शुरू कर देती हैं, लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आता। अब ऐसे में इनकी जो मदर है वो भी कमरे में आती है और जब ये देखती हैं कि सब कुछ जो अलमारी का सब कुछ सामान है वो इधर उधर बिखरा पड़ा, तो गुस्से में इनसे पूछती है कि कर के ये क्या ढूंढ रही है। तो ये फिर इनको सारी बात बताती हैं। मुझे एक लॉकेट मिला था सोने का जो गिरा पड़ा था झाड़ियों में, और मैंने इसको रख दिया और मैंने सोचा था कि आपको रात को बताऊंगी। अब बताना था नहीं बताना था ये तो बात की बातें हैं, पर जब गुम गया फिर तो बात करनी ही थी। लेकिन इनकी माँ जो थी वो भी परेशान हो जाती हैं कि घर में तो कोई ऐसा है नहीं जो इस चीज़ को चोरी कर सके। और वैसे भी तो जैसे ये बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ इनको ही पता था इसके बारे में। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब दोनों परेशान हैं और इनकी माँ कहती हैं कि कहीं और रख दिया होगा, तो भुलक्कड़ तो है। लेकिन ये 100% आश्वस्त थी कि इन्होंने इस लॉकेट को वहीं पे रखा और वहाँ से मिल नहीं रहा। खैर, अब ये जो कपड़े वगैरह हैं वो दोबारा से अंदर रखती हैं, सारा सामान रखती हैं और इसी चिंता में रात हो जाती है और ये बाद में सोने के लिए चली जाती हैं। फिर भी इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी कि हो ना हो वो लॉकेट गया कहाँ पे गया। कहीं मैंने तो कहीं और नहीं रख दिया। नहीं, पक्का विश्वास है मुझे कि मैंने उसको वहीं पे रखा। अब यही सोचते सोचते इनकी आंखें भारी हो जाती हैं और इनको नींद आ जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी जो नींद है वो टूटती है एक बहुत ही जोर की आवाज से। और वो आवाज जो आ रही थी वो अलमारी के बीच में से आ रही थी, जैसे कि अलमारी के बीच में से किसी ने अलमारी का जो दरवाजा है उसको बहुत तेज से पुश किया
और वो दरवाज़ा खुला भी है लेकिन उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आई है, क्योंकि वो लोहे की अलमारी थी और उसकी वजह से आवाज़ तो ज़्यादा आनी थी। अब ये दर्द से कांपती हैं एकदम से, इंसान डर नहीं जाता, चाहे कोई पैरानॉर्मल हो या ना हो, लेकिन अजीब सी कोई आवाज़ आए तो इंसान डर ही जाता है, वो भी जब नींद में हो। ये इधर उधर देखती हैं। हैरानी की बात ये होती है कि घर में ये आवाज़ सुन के कोई आता नहीं है, जैसे कि किसी को कोई आवाज़ आई ही ना हो। फिर इनको लगता है कि शायद इनका वहम होगा, लेकिन इनका वहम था नहीं। ये सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन अलमारी से फिर अब आवाज़ आने लग पड़ती है, जैसे अलमारी को कोई अंदर से खटखटा रहा है। अब किसी को बंद तो किया नहीं होगा। ये जब दोबारा उठती है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और जैसे तैसे वो रात गुजरती है और अब ये सोचती हैं कि ये अपनी माँ से बात करेंगे कि कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ। और नहाने के लिए जब ये बाथरूम जाती हैं और बाल्टी की तरफ देखती हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं और ये ऊंची ऊंची चीखें मारती हुई बाहर आती हैं, क्योंकि उस पानी की छाया में इनको एक औरत नज़र आती है जो इसकी तरफ देख के हंस रही थी। काफ़ी भयानक हंसी थी और उसके उलझे हुए बाल, दांत उसके बाहर आए हुए थे, या फिर साफ शब्दों में कहें तो वो डायन थी। जल्दी से ये बाहर आती हैं तो सारा घर इकट्ठा हो जाता है। अब पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो फिर ये सारा मंजर बताती हैं, और जब ये सारा मंजर बताती हैं तो सब हंसने लग पड़ते हैं। कोई इनको मजाक करता है, इनके पिताजी, अरे कोई हॉरर की किताबें तो नहीं पढ़नी शुरू कर दी, भूतिया किताबें। तो कोई कहते हैं चाचा जी हो गए या चाची जी हो गई कि पक्की ये स्टाफ में जब छुट्टी होती होगी ना, जब लंच ब्रेक वगैरह होती होगी तो ये भूतों की बातें करती होंगी। हम भी छोटे होते जब होते थे भूतों की बातें करते थे। कोई भी इनकी बात मानने को तैयार था नहीं, लेकिन इनकी जो माँ थी वो सीरियस थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, या फिर यूं कहें कि सारी दाल ही काली है। अभी कल ही मेरी बेटी एक रास्ते में पड़ा हुआ लॉकेट लेकर आई है और उसके बाद वही लॉकेट उसको मिल नहीं रहा। हालांकि तब तक उनको ये पता नहीं था कि अलमारी वाला कांड भी हो चुका है। इनकी जो तबीयत है अब थोड़ी सी खराब हो जाती है और उस दिन ये स्कूल जाते नहीं और बाद में अपनी माँ को ये सारा किस्सा बताती है। अब इनकी माँ और ये दोबारा से फिर वो लॉकेट को ढूंढने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो लॉकेट मिलता ही नहीं। दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये हो कैसे सकता है, और कहीं ना कहीं इनकी माँ इनको कुछ बुरा भला भी कह रही थी कि तुझे क्या पड़ी थी इस रास्ते में पड़ी चीज़ को लेकर आना, तुझे नहीं पता कि कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं अब तू क्या भला लेकर आई है। शायद ये भला वाली बात किसी को पसंद आई नहीं, क्योंकि उस बला का अगला निशाना इनकी माँ ही थी। अब जैसे तैसे वो दिन गुजरता है और रात को इनकी माँ छत पर शाम को कपड़े जो डाले थे सूखने के लिए उतारती हैं वो कपड़े, और वो कपड़े पकड़कर नीचे आती हैं। अब नीचे वो आ रही होती हैं तो अचानक से उनको ऐसे लगता है कि उनके कंधे पर किसी ने टैप किया है, जैसे कि वो उनको कोई मतलब बुला रहा है ना, कि हाँ जी मेरी बात सुनना। ऐसे बोल नहीं रहा था, जस्ट उसका साइन। अब पहले तो एकदम डर के कांप जाती है कि अभी तो वो छत से आई हैं और वहाँ पर कोई नहीं है। अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा चाचा चाची हो सकते हैं, क्योंकि जो इनके फादर हैं वो तो घर पे थे नहीं, और जो इनकी दादी हैं वो तो सामने साइड पे बैठी नज़र आ रही हैं कि वो मंजी पर बैठी हैं। अब ये जब अचानक से पीछे घूम के देखती है तो एक खूंखार सी शक्ल वाली, उलझे हुए बाल, लंबे लंबे दांत वाली शक्ल इनको देख के हंसती है, और इनकी तो चीख ही निकल जाती है और वैसे के वैसे ही ये नीचे गिर जाती है। काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं, पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है, इसके अलावा अंदरूनी चोटें भी आती हैं। अब जब इनसे पूछा जाता है कि अचानक से कैसे गिर गई, तो फिर ये भी वही सेम फिगर बताती है कि क्या हुआ। सुबह जो इनके साथ हुआ था वो तो सबने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अब जो शाम के समय इनकी माँ के साथ कांड हुआ था ये सीरियस था, और वही एंटिटी के बारे में दोनों ने बिल्कुल एक ही तरह की बात की थी। अब कोई जो बड़ा सियाना बंदा बात करेगा उसकी बात को तो मजाक में उड़ाया नहीं जा सकता। घर वाले जो हैं वो चिंतित हो चुके थे, लेकिन अब इस चीज़ की पुष्टि तो थी नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ है, और बाकी घर वालों को लॉकेट के बारे में भी नहीं पता था। खैर अब एक दो दिन बीतते हैं, लेकिन वो जो आवाज़ें थी अलमीरा से अब वो रोज़ का काम हो चुकी थी, और इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे पाला कैसे छुड़ाया जाए।
कभी ये सोचती कि ये अलमारी को बाहर निकाल के रख देती हैं, लेकिन अगर रख दिया तो ये डरती भी थी कि इनका भेद खुल जाएगा, और अगर ये भेद खुल गया तो इसका मतलब ये है कि सारे घर वाले मुझे ताने मारेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी। अभी बस कुछ ही दिन बीते थे कि सारे परिवार में हड़कंप मचा होता है, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो नहीं मिल रहे थे। सारे का सारा घर ढूंढा जाता है, लेकिन फिर भी इनके पिताजी मिलते नहीं हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब इनके चाचा जी को कुछ सारे घर में नहीं नज़र आते, तो वो अचानक से सोचते हैं कि जो टंकी है, पानी वाली टंकी है, और उसकी एक छोटी सी इमारत होती है, वहाँ पर जाया जाए। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे तो इतना हड़कंप मचा हुआ घर में, तो वो सुन के आ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ मिल ना रही हो तो फिर सारी जगह भी ढूंढा जाता है, ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर उसके मिलने की उम्मीद होती नहीं है, और शायद कई बार वहाँ पर मिल भी जाती है। ऐसा ही इनके पिताजी के साथ भी हुआ कि सारा घर जहाँ पर सोचा जा सकता था कि यहाँ पर बैठे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे, वहाँ पर होंगे, नहीं मिला। जब इनके चाचा जी उस इमारत की तरफ, उस टैंकी वाली इमारत की तरफ जाते हैं, तो इनके पिताजी बेहोश पड़े थे। अब बेहोश पड़ना ही काफ़ी नहीं था, उनके चेहरे पर ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। ये देख के तो इनके चाचा जी डर जाते हैं। पहले तो उनको लगता है कि बस काम खत्म हो गया, लेकिन जब चेक करते हैं तो इनकी सांसें चल रही थी। आनंद फानंद में इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और 2 दिन बाद उनको होश आती है। अब जब 2 दिन बाद इनको होश आती है तो फिर इनको घर लेके आया जाता है, क्योंकि अस्पताल में तो ये कुछ बोलने की हालत में थे नहीं। जब घर में लेकर आया जाता है तो फिर ये बताते हैं कि मैं तो बस ऊपर गया था कि मैं टंकी का पानी देखना चाहता था, कि मुझे हल्की हल्की बदबू आ रही थी, और मैंने सोचा कि मैं टंकी के ऊपर पानी में देखूं, कई बार जानवर अंदर चले जाते हैं, जानवर इन द सेंस छिपकली वगैरह, जो ओवरफ्लो की पाइप होती है ना, वहाँ से कई बार कुछ जानवर अंदर चले जाते हैं। तो वो वही देखने गए थे, तो अचानक से इनके कंधे पर किसी ने टैप किया। इनको लगा कि भाई मेरे सिवा कौन आया हो सकता, तू आया होगा। इन्हें अपने छोटे भाई चाचा की बात कर रहे थे इनके। जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर एक बड़े ही खूंखार शक्ल वाली, अजीब से उसके उलझे हुए बाल, लंबे लंबे दांत, वो मेरी तरफ देख के अजीब से तरीके से हंसती है, और अचानक से मेरा मुंह नोचती है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। अब घर के 3 जी ऐसी बात कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम एक एंटिटी के बारे में बात हो रही थी जो तीनों ने महसूस की। पहले तो इनके जो चाचा जी हैं उनका दिमाग गर्म हो जाता है, और वो निकालते हैं गालियाँ कि कौन ये डायन आ गई, बाकी ब्ला ब्ला ब्ला। आपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो गालियों को अपने माइंड में इमेजिन करना है तो कर सकते हैं। शायद उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर हम किसी इंसान के बारे में ऐसी बात बोलते हैं वो बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन अगर वो इंसान हो तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मारपीट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई डायन हो तो। अब रात को इनके चाचा जी सो रहे होते हैं तो चीखें अचानक से मारने लग पड़ते हैं। चीखों की आवाज़ सुनकर सभी भागे भागे आते हैं, और वो चीखें मार रहे होते हैं, मुझे मार देगी, ये मेरे ऊपर बैठी है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, उनके गले पर ऐसे कुछ दबाव पड़ा हुआ था, और वहाँ पर काफ़ी नोकीले निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों को अंदर घोंपा हुआ। जैसे तैसे करके इनकी जो वाइफ थी वो गंगा जल छिड़कती हैं, अचानक से ये अपने सेंसेस में आते हैं, और इनको भी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो घर में किसी का साया है, और वो आज नहीं तो कल ये सारे का सारा घर ही ख़त्म कर देगा। अब इनको बताना पड़ता है कि कुछ ऐसा मैंने किया जिसकी वजह से शायद ये ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। जब ये सारी बात बताती हैं तो घर वालों ने तो गुस्से होना ही था, लेकिन अब ये डिस्कस किया जाता है कि किसी अच्छे से तांत्रिक से बात करके उनको बुलाया जाएगा और इस चीज़ का निपटारा किया जाएगा। अब किसी तांत्रिक को बुलाया गया और उसको ये नहीं बताया गया कि ऐसे कोई लोकेट की कहानी है। वो जानना चाहते थे कि शायद वो कुछ से पता लग जाएगा उसको कि नहीं। अब जब वो तांत्रिक आता है तो वो सारे का सारा घर जो है वो अच्छे तरीके से मुआयना करता है, और उसकी नज़र फिर जाके टिकती है उस अलमारी की तरफ, और वो उस अलमारी की तरफ जाके बोलता है कि समस्या यहीं से शुरू हुई है। और फिर वो बताता है कि कोई ऐसी चीज़ है इस अलमारी में जिसकी वजह से एक बहुत ही खूंखार डायन आपके घर में आ चुकी है और वास कर चुकी है। अब सबको तो पता था कि लोकेट वाली बात है, फिर वो बताते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। और वो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको
यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। फिर तांत्रिक अपना कुछ कर्मकांड करते हैं। वो घर में कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं वो और खतरनाक होने लग पड़ती हैं। कि सपनों में वो डायन आती है, किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, यहाँ तक कि एक्सीडेंट भी होने लग पड़े। इस समय के दौरान ये 3-4 बार अलग अलग तांत्रिकों को बुलाते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो तांत्रिकों को बुलाते, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तो ठीक रहता, लेकिन उसका रिएक्शन फिर उसके बाद जबरदस्त आता, उतना ही घातक आता। एक बार तो इनके पिता मरते मरते बचे। अब इनकी बस हो चुकी थी, इनका शायद तांत्रिकों से भी भरोसा उठ चुका था। लेकिन फिर किसी लास्ट ट्राई करते करते इन्होंने किसी एक ऐसे तांत्रिक को बुलाया जिसकी इन्होंने चर्चा काफ़ी सुनी हुई थी। और जब वो घर पे आया तो कुछ समय मुआयना करने के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि वो डायन आपके घर से नहीं जाएगी, आपको ही उस घर से निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो एक एक करके सबको मार देगी। अब उसका इस घर में पक्का वास हो चुका है। अगर उस डायन उस लॉकेट के आने के कुछ समय, कुछ घंटों के भीतर भीतर पता लग जाता, शायद वो इसी वजह से लॉकेट आपको मिल नहीं रहा था कि गलती से भी उस लॉकेट को आप घर के बाहर कर देती, फिर तो ठीक था। लेकिन अब उसका पक्का वास हो चुका है, आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको एक एक करके मरना पड़ेगा। अब भाई, अब जान से बढ़कर क्या होता है। बड़े ही दुख के साथ एक हंसता खेलता घर में जो लोग रह रहे थे वो बड़े दिल पर पत्थर रख कर उस घर को खाली करते हैं। आज वो घर डायन वाला घर कहलाता है। देखा लापरवाही का नतीजा। जो किसी की चीज है उसको रहने दो भाई। जो आपने अर्न किया है, जो आपने कमाया है अपनी मेहनत से, वो ही आपका, और परमात्मा भी उसमें आपके साथ रहेगा। जिसकी आप सोचते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे ऐसे ही मिल जाए, तो उसके कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और अचानक से मिली चीज़, या कह सकते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये कहावत इस किस्से पर तो बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आपको किस्सा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ के साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, ये वन स्टॉप चैनल है हॉरर स्टोरीज और हॉरर पॉडकास्ट का, जहाँ पर आपको डेली स्टोरीज मिलेंगी हॉरर की। हर रोज़ एक नई स्टोरी अपलोड होगी, और साथ के साथ वीकली पॉडकास्ट भी। तो जो हॉरर के शौकीन हैं उनके लिए तो ये वन स्टॉप चैनल है। जल्दी से शुरू करते हैं अब अगला किस्सा। नागेश, विक्रम और अविनाश तीनों कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो ये फ्रेंडशिप होती है ये बहुत कम ही आगे तक चलती है। उसका कारण यह है कि उसके बाद जॉब लगती है या फिर अपना बिजनेस संभालना होता है, और उसकी वजह से इतना इंसान बिजी हो जाता है कि अपनी दोस्ती को उतना समय दे नहीं पाता। यही हाल नागेश का भी था। हालांकि विक्रम और अविनाश जो हैं वो तो काफ़ी पक्के दोस्त उसके बाद भी थे, इनका मिलना जुलना भी रोज़ ही होता था। लेकिन नागेश कहीं ना कहीं छूट गया, क्योंकि उसकी जो फैमिली की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, और जॉब की वजह से, और उसकी जॉब भी जो थी एक अच्छी कंपनी में तो थी, लेकिन जो टाइमिंग थी वो फ्लेक्सिबल थी। यानी सुबह से लेकर शाम तक कई बार काम करना, अपनी मर्जी हो तो रात के समय भी काम करना। तो इसकी वजह से क्या होता था कि इनकी कोशिश होती थी कि अपनी एडजस्टमेंट उस हिसाब से करें कि अगर उनको कोई काम है तो वो उस समय कर लेंगे, और जॉब का जो समय है वो बाद में निकाल लेंगे। खैर, अब इनको मिले तो काफ़ी समय हो गया था, लेकिन अचानक एक बार विक्रम की नागेश से मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मिलकर काफ़ी खुश होते हैं, और जब नागेश को ये पता लगता है कि अविनाश और विक्रम अभी भी मिलते हैं, तो उसको और खुशी होती है कि भाई चलो कोई ना कोई तो मिलता है। अब दोनों एक दूसरे से काफ़ी समय बात करते हैं, और फिर नागेश बताता है कि भाई ऐसे मैं जॉब कर रहा हूँ और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं। अब बातें करते करते इनमें ये होता है कि हम टाइमिंग बनाते हैं, मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो नागेश जो है वो थोड़े से तंजिया अंदाज में कहता है कि भाई ऐसा करते हैं 12 बजे के आसपास मिलेंगे। अब जो नागेश एक्सपेक्ट कर रहा था कि विक्रम तो कहेगा गाली निकाल के कि भाई नहीं मिलना तो सीधे तौर पे कह दे। अब विक्रम उसको हंसते हुए कहता है कि ठीक है भाई, हम 12 बजे के आसपास मिल लेंगे। अब कंफ्यूज तो वो करना चाहता था विक्रम को नागेश, लेकिन नागेश खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई अब ये तो कहीं तंजिया अंदाज में नहीं कह रहा। अब वो उससे सीधा पूछता है कि भाई मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि 12 बजे के आसपास मिल लेंगे ना, कोई बात तो नहीं। तो विक्रम कहता है कि भाई जहाँ पर हम मिलेंगे ना वहाँ पर रात को ही मिला जाता है। हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाते पीते बातें नहीं करेंगे, हम मिलेंगे रात को 12 बजे किसी स्पेशल जगह पे। अब नागेश कहता है कि भैया ऐसी कौन सी स्पेशल जगह। तो फिर विक्रम कहता है कि अपना अविनाश है ना भाई, वो ना ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस में घूमता फिरता रहता है, उसको बड़ा शौक है।
तो वहाँ पर हम मिलेंगे। वो कह रहा है यार कोई ऐसी दिल्ली की लोकेशन है जहाँ पर ना लोगों की एक साथ कई लाशें मिली थी, ऐसे कई साल पहले। कुछ लोग कहते थे कि इन्होंने सामूहिक आत्महत्या की है, कुछ लोग कहते थे कि इनका मर्डर हुआ, लेकिन आज तक इस चीज़ का पता लग नहीं सका। उसके बाद फिर वो जगह जो है वो वीरान हो गई। अविनाश एक बार गया था दिन के समय में, उसको जगह बड़ी अच्छी लगी थी। वो कह रहा था कि यार किस दिन यहाँ पर बैठ के दारू पियेंगे। अरे भाई हमने तो दोनों ने प्लान बनाया था, हमें क्या पता था कि हमारा जिगरी दोस्त कॉलेज के समय का वो भी हमें ज्वाइन करेगा। नागेश को ये कुछ बात थोड़ी सी अटपटी लगती है और वो कहता है कि भाई ऐसी जगहों पर वो भी शराब वगैरह क्यों पीना, हम कहीं और नहीं बैठ सकते क्या। लेकिन अब उसको विक्रम कहता है कि भाई तू डरता है क्या, फट्टू है। नागेश ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो था। अब 5-7 मिनट बातें होती हैं, लेकिन डिसाइड होता है कि चलो भाई ठीक है, चलेंगे, वहाँ पर ही चलेंगे जहाँ पर अविनाश जाना चाहता है। दिन जो है वो डिसाइड होता है, या रात कह सकते हैं डिसाइड होती है कि कब जाना है। अब नागेश वहाँ पर अपनी कैब लेके पहुँचता और विक्रम और अविनाश उसका वेट कर रहे होते हैं। विक्रम को तो पहले वो कुछ दिन मिल ही चुका था, कुछ दिन पहले, लेकिन अविनाश को वो काफ़ी समय बाद मिल रहा था और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। अब वो चल पड़ते हैं उस लोकेशन की तरफ जहाँ पर उस समय ना कोई बंदा था ना बंदे की जात थी, थे तो सिर्फ 3 इडियट्स। क्योंकि किसी को प्रवोक करना या प्रवोक कर रहे इंसान के साथ रहना भी तो पागलपन नहीं है। वो वहाँ पर एक थड़े पर बैठते हैं और अपनी दारू वगैरह खोलते हैं, सामान वगैरह खाने पीने लगते हैं। नागेश को तो उस जगह की वाइब काफ़ी अजीब लग रही थी, या कह सकते हैं कि डरावनी लग रही थी, लेकिन वो इस वजह से कुछ बोल नहीं रहा था कि अगर वो इस चीज़ का इजहार करेगा तो कहीं विक्रम और अविनाश के सामने उसकी रेपो ना डाउन हो जाए और वो मेरा कहीं मजाक ना उड़ाने लग पड़े। क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर कुछ ऐसा गलत मलत होगा भी तो भाई ये दोनों भी तो साथ में हैं। अब ये उसकी सोच कितनी सही थी ये तो बाद में पता लगेगा। अब तीनों ड्रिंक लगाना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं तीनों को कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हो रही थी जो नॉर्मल तो थी नहीं। जैसे कुछ अजीब से तरीके की आवाज़ें आ रही थी। ये पलट कर एक दूसरे को देखते, आंखों ही आंखों में इशारा तो होता कि कहीं कि क्या तूने भी वही सुना जो मैंने सुना, लेकिन ये इस चीज़ को दरकिनार करना चाहते थे। अब अविनाश इस हद तक पी लिया था कि वो अब बहकी बहकी बातें करने लग पड़ा। अब वो बात करने लग पड़ता है कि इस जगह के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वो हाँकता है, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है कि भाई तेरा यहाँ पे क्या, अरे लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई रात को जा नहीं सकता, मैं तो वहाँ पर रात को दारू पिया, सब कुछ किया अकेले में, ऐसा वैसा, जो झूठी सच्ची जो उसके मन में आया कर रहा था। अब कहीं ना कहीं ये एंटरटेन कर रहे थे दोनों जाने में, इनको तो बैठे बैठाए एंटरटेनमेंट मिल गया था। लेकिन अब बात करते 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 ये आ गया उस लोकेशन पर जहां पर ये बैठे थे, और जो इसने बात की वो वहां के प्रेतों को शायद पसंद आई नहीं। प्रेत की जगह कोई इंसान भी होता तो उसको भी पसंद ना आती, क्योंकि वो इंसल्ट कर रहा था वहां पर मरे हुए लोगों की, जिसके बारे में विक्रम पहले ही बता चुका था कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर सामूहिक सुसाइड हुआ था। आप प्लीज़ इस चीज़ को बुराड़ी के साथ मत कीजिए, बुराड़ी अलग केस है और ये अलग लोकेशन है। अब वो सुसाइड था मर्डर था ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कहीं लाशें थी। अविनाश उड़ाता है मजाक उन लोगों का जिनकी आत्माएं कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पर भटक रही थी। अरे पता नहीं मर क्यों गए होंगे, ये यही डिज़र्व करते हैं। कौन होंगे लोअर लेवल के लोग जिनको अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना आता नहीं, ऐसी कुछ बातें और भी काफ़ी भयानक है ना, जो मैं नहीं बता सकता। बस अब वहाँ के प्रेतों की बस हो चुकी थी। अचानक से कुछ समय बाद अविनाश को ये महसूस होता है कि उसके पीछे से गले को कोई दबा रहा है। अब अविनाश कहता है कि अरे भाई नागेश, अरे यार मेरी मसाज क्यों करने लग पड़ा। नागेश तो उसके सामने खड़ा होता है, कहता है भाई मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ। कहता नहीं यार मेरे ऐसा लग रहा है कि कंधों पर ना मुझे कोई बहुत तेज दबा रहा है। अब ये सुनकर विक्रम और नागेश के तो रंग ही उड़ चुके थे, क्योंकि वो महसूस कर पा रहे थे कि अविनाश ये बात मजाक में नहीं कह रहा,
लेकिन देखते ही देखते अविनाश अचानक से बैठा बैठा पीछे की ओर होता है, जैसे उसको खींच के किसी ने पीछे किया होता है। और अब वो चीखें मार रहा है, धीरे धीरे खुद ब खुद खिसक के पीछे जाए जा रहा, पीछे जाए जा रहा। कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स थी जो उसको पीछे लेके जा रही थी। और देखते ही देखते यहाँ से, जहाँ से उसको पकड़ा गया था, शायद किसी जानवर की तरह किसी ने पकड़ा था, यहाँ से सारी उसके खून निकलना शुरू हो गया। अविनाश चीखों पर चीखें मारी जा रहा था और उसके दोस्त उसकी टांगों को पकड़ उसको खींच रहे थे दूसरी तरफ। और डर से उनका बुरा हाल था, क्योंकि जो उनके सामने हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था, वो पैरानॉर्मल था। और उस बेवकूफ़ आदमी ने नाराज कर दिया था वहाँ पर रह रहे प्रेतों को। काफ़ी समय बीतता है, अविनाश तो बेहोश हो जाता है। अब वो धीरे 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 जो किसी को उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जोर भी ख़त्म हो जाता है, और ये जल्दी से अविनाश को उठाते हैं और उस लोकेशन से भागने की करते हैं। अगले दिन अविनाश को होश आती है और उसका ये सारा हिस्सा पूरी तरीके से जख्मी था। याद उसको सब कुछ था जो उसने बेइज्जती की थी उन प्रेतों की। तो अब तौबा करना तो बनता ही था, तो उसने फिर की तौबा कि आज के बाद किसी को भला बुरा तो दूर की बात, मैं ऐसी किसी लोकेशन पर जाऊंगा तक नहीं। कहते हैं ना वो कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, जान बच गई यही काफ़ी है। अगर वो अकेला होता तो शायद वो ना आता, उसकी खबर ही आती। आई होप आपको ये भी किस्सा पसंद आया होगा, और जल्दी से फिर सपोर्ट कर दीजिए लाइक के तौर पर, कमेंट के तौर पर, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अब वक्त है क्रिटिकल कमेंट्स का, जो एक नया हमने शुरू किया है इस वीडियो में। और आखिर में इसलिए क्या है कि भाई जो सुनना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं सुनना चाहते वो लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सुनेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो आज का जो कमेंट है वो है मनोज भाटिया जी का। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं चैनल के। थैंक यू भाई, आपने कंसर्न अपना शो किया। तो जो आपका कमेंट है वो मैं पहले पढ़ता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा उस पर बात करूँगा। सुनील भाई, एक गेस्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि मुझे लगा कि आप गेस्ट की बातों को काफ़ी नकार रहे थे, लेकिन जो सच है वो तो है, और वो ये है कि आप बिना गेस्ट के स्टोरी सुनाते हो, उसमें आप बहुत बढ़िया हो, बीच में ही छोड़ ही नहीं सकते। 80% आप प्लीज़ खुद ही स्टोरी सुनाया कीजिए, आपको गेस्ट के साथ की ज़रूरत नहीं। ऐसा आई थिंक किसी और भाई बहन को भी ऐसा लगता है क्या? तो ये मनोज भाई ने कमेंट किया है, और इनका जो पहले भी कमेंट आई थिंक किए होंगे तो मैं देख लूँगा एक बार। तो अभी तो जो जवाब है मैं इसी कमेंट का दूंगा। क्रिटिसाइज इन्होंने किया होगा। देखो क्या है कि जो पॉडकास्ट वाले सेक्शन में ना मुझे कुछ लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तू बोलने नहीं देता गेस्ट को, बीच में स्टोरी मत। यार एक बात है, आप समझो इस बात को, जब पॉडकास्ट चल रहा होता है ना, अगर वो स्क्रिप्टेड है, अगर मुझे पता है कि कोई क्या कहानी सुनाने वाला है, तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। अगर हमने एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी है कि भाई 1 घंटे का 1.5 घंटे का तू ये स्टोरी सुनाएगा, बस फिर मैं भी आपकी तरह व्यूअर्स की तरह सुनूंगा। पॉडकास्ट का बेसिकली मतलब होता है कि एक 2 वे कम्युनिकेशन और 2 वे डिस्कशन, जिसमें कोई पर्सन अपनी बात कर रहा है और अगर उसमें मुझे कुछ एतराज़ है तो मैं उसमें अपनी बात करूंगा साथ में। मुझे भी पता है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है अगर मैं भी कोई किसी की कहानी सुनूंगा, कोई पॉडकास्ट कर रहा है और बीच में बोलता है, लेकिन मेरे बुरा लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो किसी पर्सन की जॉब है अगर वो कर रहा है तो भाई उसको कैसे टोका जा सकता है। मुझे नहीं पता कि कुछ मेरे भाई लोग कैसे पॉडकास्ट सुनते हैं जहाँ पर एक इंसान आता है और वो बोल के चला जाता है और जो गेस्ट होता है उसकी कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होती। अब कुछ ऐसे अपने भाई वो कहते हैं यार तुम हूँ हाँ करते हो, तो उसका भी वो भी क्यों करते हो यार, मज़ा ख़राब हो जाता है। भाई मैं बैठा हूँ, सामने वाला कोई मुझे बात कर रहा है तो मैं ऐसे डल उड़ के बैठा रहूँ? अगले ने कहना भाई मैं तेरे की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, तू कोई तो रिस्पॉन्स कर। सर हिला, अगर कोई बात कर रहा हूँ मैं एग्री कर रहा हूँ, नहीं एग्री कर रहा हूँ। बस कुछ ऐसे व्यूअर्स का ये है कि बस कहानी शुरू हो गई है, मैंने किसी को वेलकम कर दिया, उसके बाद सारा गेस्ट बोलेगा और आखिर में कहूँगा चलो जी बस हो गया काम खत्म। यार देखो भाई, बात ऐसी है कि पॉडकास्ट मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, जहाँ पर मुझे कई बार फील होता है कि मैंने ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया, समझता हूँ, लेकिन अगर कोई पर्सन कोई ऐसी कहानी सुना रहा है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है कि जहाँ पर व्यूअर्स को लगे। अब आपने मेरा अक्षय वशिष्ठ वाला पॉडकास्ट नहीं सुना,
अक्षय वशिष्ठ ने कितना इंटरफेयर किया मुझे, कितना इंटरफेयर किया मुझे, अरे ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो जो पर्सन अगला सामने कहानी अपनी डेडिकेशन के साथ सुना रहा ना, पता लग जाता है कि कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। बात सच्ची झूठी की भी नहीं है, बात यह है कि उसकी स्किल कितने है। नहीं तो सारी दुनिया पॉडकास्ट करने लग पड़े भाई। अगर आप किसी को लगता है कि भाई पैसा कमाने का जरिया है तो फिर सारी दुनिया कमाए यार, सबके लिए ओपन सोर्स है। हम कोई किसी से चोरी थोड़ा कर रहे हैं, या फिर हमें कोई स्पेशल, या फिर हमारे लिए स्पेशल कोई कानून पास तो नहीं हुआ है कि सुनील शर्मा या अक्षय वशिष्ठ या प्रिंस या फिर प्रवीण भाई या फिर ये सारे यही कर पाएंगे और तो कर नहीं सकेगा। इट्स ओपन फॉर ऑल। लेकिन जब हम अपना काम कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ लोगों को, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना वे ऑफ वर्किंग जो है वो सेम रख रहा हूँ, क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे पॉडकास्ट में, वो आ रहे हैं 2 या 3 जिनको बुरा लग रहा है, लेकिन लाइक्स हैं 500 के आसपास, 400 के आसपास। यानी 400 लोगों को वो चीज़ इतनी बेहतरीन लग रही है कि उन्होंने लाइक कर दिया। लाइक करना इतना आसान नहीं होता भाई, है ना। हम भी गाहे बगाहे किसी के वीडियो को इतना लाइक नहीं करते। अगर कोई कहता है 2-4 बार उसकी वीडियो देखते हैं, फिर थोड़ी सी एक कनेक्शन बनना शुरू होता है, फिर लाइक करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कर देते। पर अगर कोई लाइक कर रहा है तो यानी उसको वीडियो पसंद आई। अब मैं 300-400 लोगों को छोड़कर 2-3 लोगों की बात क्यों सुनूं? आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए। ये तो थी उन लोगों की जो ये सोचते हैं कि इंटरफेयर और सिर्फ वो वहाँ भी ना करे। भाई मैं होस्ट कर रहा हूँ, खैर कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे भाई। तो जो आपका था कि क्रिटिसाइज किया, कोई बात नहीं भाई। क्रिटिसिज्म देखो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। कोई गाली गोली बकता है और अगर उसको लगता है ना कि उसने बड़ी बढ़िया कर दिया है, भाई वो समझ ले कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। उसका जो कमेंट है मेरे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। गाली को मैं किसी भी तरह पे प्रमोट नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म करनी है खूब करो, मज़ा आता है मुझे भी। मेरी कोई आलोचना करता है मुझे भी मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई 10 कमेंट लिख रहा है तो मैं सोचता हूँ कि बस कर दिया तो कर दिया। सोचता हूँ कि हाँ, कि अगर किस चीज़ में कोई सुधार किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो मैं करता भी हूँ, और कई जगह पे हुआ भी है ना। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। तो ठीक है भाई, आप क्रिटिसाइज करते हो, आप आगे भी करते रहेंगे और मुझे खुशी मिलेगी। जहाँ तक रही है बात करने की कि आप जो गेस्ट की बातों को काफ़ी नकार रहे थे, ठीक है, वो आपकी सोच होगी, आपको लगा होगा, तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात है कि जो आप बिना गेस्ट, यानी कि जो मैं सोलो स्टोरी सुनाता हूँ, तो आप उसमें 80% खुद कीजिए। बेसिकली भाई मेरे 80% ऑलरेडी 80-20 की रेशो चल रही है, क्योंकि जो सेशन हुए हैं वो 17 के आसपास हुए हैं पॉडकास्ट के, और ये जो स्टोरीज़ हैं जो 84-85 है, तो ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा ही है ना। तो ये रेशो बिल्कुल ठीक चल रही है। ये आपकी बात ऑटोमेटिकली ही आप ओके कर चुके हो। और दूसरा, पॉडकास्ट, भाई पॉडकास्ट मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा चैनल, मेरा प्राइमरी मोटिव ही पॉडकास्ट है। धीरे धीरे उसमें भी सुधार होंगे और होंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है। सुधार होंगे धीरे धीरे, जैसे स्टोरी की में भी सुधार हो रहे हैं, वहाँ पर भी सुधार होंगे। और पॉडकास्ट करने का कारण है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो मैं अपने लाइक माइंडेड, या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल से बात करना पसंद करता हूँ। जब डिस्कशन होती है अच्छा लगता है, तो ये चलता। और पॉडकास्ट भाई मुझे मेरा कॉस्ट पूरी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पेशल दिल्ली जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर ऑफिस रेंट करना पड़ता है, और फिर वहाँ पर स्टूडियो रेंट करना पड़ता है, उसके बाद वापस भी आना पड़ता है। यहाँ पर तो मैं बैठ के बस अपने प्रॉपर्टी में स्टोरी बना देता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो पॉडकास्ट मुझे बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद मैं करता हूँ कि भाई ठीक है, एक पैशन है, उसको साथ में चल रहा हूँ। तो इसके लिए भाई हाथ जोड़ के माफ़ी। पॉडकास्ट होते रहेंगे, लेकिन स्टोरीज 80% से ज़्यादा ही होगी, ये आपके साथ मेरा वादा है। इसी के साथ ही आई थिंक मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मिल गए हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ठीक है भाई, आई एम सेटिस्फाइड। अगर नहीं है तो फिर कोई नेक्स्ट आपका होगा काउंटर क्वेश्चन, तो वो भी आप कर सकते हैं, कंसर्न अगर होगा तो। और अब ये वीडियो को आगे ना खींचते हुए जल्दी से ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड, और जल्दी मिलेंगे आपसे नए किस्सों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।